कहानी की शुरुआत फ़ोन की बीप की आवाज़ से शुरू होती है, जिसमें 7:10 हुआ था। फिर एक हाथ दिखाई देता है जो फ़ोन को बंद करने वाला होता है। फिर हमें एक लड़का दिखता है जो मोबाइल पकड़ के कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। हमारा एमसी बोलता है कि इतनी बारिश हो रही है कि मुझे याद भी नहीं कि आखिर बार सूरज कब दिखा था। फिर हमारा एमसी कहता है कि दूसरे साल की मिड टाइम परीक्षा आने वाली है, लेकिन मैं हमेशा नींद में ही रहता हूँ। मैं तो पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही पड़े रहना चाहता हूँ। यही सोच रहा होता है तभी एक हाथ उसके सिर को पकड़ लेता है। वह डर के मारे उठता है तो देखता है कि वह उसकी भांजी रहती है। उसकी भांजी बोलती है कि उठ जाओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं उठ गया हूँ, मेरे बाल को छोड़ दो। फिर उसकी भांजी दरवाजे की तरफ चलती है, जाते हुए बोलते हैं कि हाँ तुम्हें अभी जाना चाहिए। फिर हमारा एमसी कहता है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ मैं उसे देख सकता हूँ। यही सोच रहा होता है तभी दूसरी तरफ हमारा दृश्य बदलता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो मेकअप कर रही होती है। मेकअप करते हुए लड़की बोलती है कि मैं लगभग पूरी दिन उसके साथ रह सकती हूँ। यही बात सोच रही थी। तभी हमारा एमसी स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन वह लेट होता है। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है, उसकी तरफ देखता है तभी अचानक वह मुस्कुराने लगता है। तभी उसे अपनी टीचर दिखाई देती है और वह गुड मॉर्निंग मैम बोलता है। तभी उसकी टीचर बोलती है कि एक बहुत ही बुरी सुबह है, क्यों नो कॉन्ग, इधर आओ तुम नीच कमीने। तभी टीचर कहती है कि तुम दोनों देर से आने वाले, परीक्षा के दिन भी लेट में आते हो। हमारा कांग माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी भतीजी मुझे आने नहीं देती। तभी टीचर सर पकड़ के बोलती है कि एक अच्छे अंकल बनने के चक्कर में तुम लेट हो गए, और दूसरी वाली उसके चेहरे पर मास्टरपीस बनाने के चक्कर में लेट हो गई। तुम दोनों हमेशा एक जोड़ी की तरह रहते हो। क्यों कॉन्ग चांदनी बैंक, समय के पाबंद बनो भगवान के लिए। यह बोलकर टीचर वहां से चली जाती है। तभी खिड़की की तरफ दिखाई दिया जाता है जहां बाहर बारिश हो रही होती है। दोनों वहीं खड़े रहते हैं। जानवी अपनी छाता को पकड़े रखती है। कांग सोचता है कि इस समय जब मुझे अपनी देरी के कारण हॉल में खड़ा होना पड़ रहा है। कांग मन में सोचता है कि वह हमेशा मेरे बगल में ही खड़ी रहती है। शानवी कांग कहते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही है। वह घबरा जाती है और अंत में फिर वह एक गलती कर बैठती है। तभी कांग उसके तरफ मुड़ता है और झुक के कुछ कहने लगता है। जब मैं स्कूल आता हूँ तभी जानवी थोड़ी घबरा कर बोलती है। कांग के ऐसे करने से जानवी थोड़ी घबरा जाती है। तभी कांग कहता है कि मैं जानवी बैंक को देख सकता हूँ, वह लड़की जो मुझे पसंद करती है। तभी जानवी कांग को थैंक यू बोलती है। वह अपने मेकअप के साथ कुछ ज्यादा ही अति कर देती है जो बहुत ही अच्छा नहीं होता। तभी कांग सोच रहा होता है कि मुझे पता कैसे चला कि वह मुझे पसंद करती है। नहीं, मेरा मतलब है कि थैंक यू। तुम्हें लगता है कि यह सब सिर्फ मेरा दिमाग का वहम है। जानवी कहती है कि खैर, इसे जानने के लिए मुझे कई महामूर्ख होना पड़ेगा, क्योंकि वह दूसरों के सामने जिस तरह से बर्ताव करती है। तभी जानवी का थोड़ा पास दिखाई जाता है जहाँ जानवी कोई चिल्लाता है और वो क्या बोलती है। फिर उसके क्लासमेट का एक लड़का बोलता है, क्या तुम अपने चेहरे की मांसपेशियों का थोड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकती। जानवी बोलती है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल कब करना हो। कांग सोचता है कि वह दूसरे के सामने जिस तरह से बर्ताव करती है वह मेरे पास पास उसके बर्ताव करने की तरीके से बिल्कुल अलग है। कांग बोलता है कि शुरुआत में वह मेरे साथ भी ऐसी ही थी। कांग सोचता है कि इस साल किसी समय से उसका बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदल गया है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने क्या किया है कि मुझे पसंद करने लगी है, या फिर वह इस तरह कैसे हो गई। तभी जानवी क्लास के अंदर आती है और उसके पीछे से एक हाथ आता है जो टिश्यू पेपर पकड़ा रहता है।
तभी जानवी पीछे देखती है और उसका नाम कोई ले रहा होता है। तभी जानवी थोड़ी घबरा जाती है। पीछे से टीचर बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि स्कूल आते समय चेहरे से ये पेंटिंग हटा कर आया करो। जानवी बोलती है कि मैम, तुम क्लास में ऐसा नहीं कर सकती। टीचर बोलती है कि प्राकृतिक सुंदरता इस उम्र में मिला एक उपहार है, तुम्हें पता है ना। तुम्हारी उम्र में नेचुरल ब्यूटी ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, समझी। तभी जानवी टीचर टीचर बोलते हुए दूसरे तरफ देखती है। तभी उसकी नजर कांग को उसे देखते हुए पाती है। तभी जानवी चिल्लाती है कि रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। जानवी को काफी शर्मिंदा होना पड़ जाता है। जानवी कहती है, मुझे समझ आ गया, मुझे बाथरूम जाने तो मैं खुद से ही साफ कर लूंगी। फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी ताकि खुद चेक कर सको, इसलिए प्लीज अब बस भी करो। तभी कांग कहता है कि उसका यह एक इशारा मुझे बताता है कि वह मुझे देख के काफी घबरा जाती है। कांग कहता है कि और मुझे इस बात का बहुत ही अच्छी तरह से एहसास है और इस चीज के लिए इसलिए मुझे स्कूल आना बहुत ही पसंद है, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए। फिर हमें जानवी को बाथरूम में दिखाया जाता है जहां अपने चेहरे को पानी से वॉश कर रही थी। चेहरे धोने के बाद जानवी आईने में देखकर कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों ना करूं, जब उसके जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मुझे पसंद करती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल के अंदर लाइट चल रही होती है। क्लासरूम के अंदर हमारा एमसी एक पेपर पकड़ कर कहता है कि मुझे लगता है कि यह बकवास तो बकवास ही होता है, चाहे जो भी हो। मुझे यह याद क्यों नहीं हो रहा है। वे हमसे यह उम्मीद कैसे करते हैं कि हम बिना सोर्स को देखे प्रेजेंटेशन दे। कांग सोचता है कि मुझे कैसे भी करके ये करना ही होगा। और खिड़की से जानवी कांग को बहुत देर से देख रही होती है, लेकिन कांग तभी उसको देख लेता है। जानवी काफी घबरा जाती है और फिर जानवी क्लासरूम के अंदर आती है। जानवी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो क्यों कांग। कांग कहता है कि कल से मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। फिर जानवी कहती है, अरे हाँ, तुम्हारे वो इंग्लिश का प्रेजेंटेशन है ना। ये बोलने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। जानवी कहती है, अगर मैं यहाँ रुकूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। कांग कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। जानवी कहती है कि आज स्कूल के बाद होने वाले स्टडी हॉल की देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो सब आजाद है, मैं तो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। फिर कांग कहता है, शायद मैं भी आवाज करूँगा और तुम अपना पढ़ने का सामान भी नहीं लाए। तभी जानवी कांग के सामने वाली बेंच पर बैठ जाती है। फिर जानवी कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, और वैसे भी क्या तुम्हारे वो याद ही नहीं करना जो तुम्हारे हाथ में है। मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो। कांग तुरंत हाँ बोल देता है। जानवी बोलती है कि ठीक है, चलो इस आखिरी पेज के बिना कोशिश करते हैं। कांग कहता है, पक्का नहीं पता कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। जानवी कहती है कि और पेपर में चीटिंग मत करना। कांग कहता है, मैं अचानक से सीरियस हो गया और मैंने एक बहुत बड़ा हिस्सा याद कर लिया है। कांग कहता है कि सच कहूँ तो यह ज्यादा बेहतर है। कांग सोचता है अपने मन में, मुझे कभी इसके साथ अकेले रहने का मौका मिलेगा या नहीं। अगर ऐसा कुछ ना होता तो। तभी चिन्वी कांग की तरफ देखती है। एक बदलाव नहीं, पूरी तरह से परिवर्तन है। दिख रहा है या नजर आ रहा है, बहुत ही बुरा या बहुत ही बेकार। कांग बोलता है कि अब इसके बाद क्या था। तभी जानवी बोलती है कि तुम्हें 3 चैप्टर के नाम बताने हैं। अरे बाप रे, तुमने तो बहुत ही तरक्की कर ली है। क्या तुम्हारा माथा ठीक है ना। फिर कांग बोलता है, क्यों ना हम कन्वीनियंस स्टोर तक थोड़ा आ जाएं। जानवी कहती है, जब तुम्हारा सब कुछ याद
कर के हो जाए, मेरा मतलब है तुमने इतनी मेहनत जो की है वह जवानी के नाम और क्या। बिल्कुल। कांग बोलता है कि वह कहते हैं ना जिंदगी अजीबों से भरी हुई है। कांग कहता है कि मेरा डोमिन लेवल एकदम 7वें आसमान पर था और आने वाले संकट से पूरी तरह अनजान था। फिर कांग कहता है कि और नहीं, वे दिन है जब इस सब की शुरुआत हुई थी। मिड टाइम का आज आखिरी दिन है। कांग कहता है पीसी रूम में जाकर अपना नेटफ्लिक्स शो पूरा देखूंगा। वीकेंड पर जितनी मर्जी उतनी नींद लूंगा और ओयुक की मूवी देखूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरा मन करेगा। तभी उसके बाजू से जानवी आती है और क्योनाकुंग से पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे रहा। तभी कांग बोलता है ओ जानवी बैंक, ओ मुझे लगता है जितना मैंने इसके लिए पढ़ा था वैसे ही आया। जानवी तो फिर मुझे लगता है तुम्हारा पेपर अच्छा ही गया होगा। कांग बोलता है कि तुम्हारा बताओ, तुम्हारा पेपर कैसे गया। जानवी बोलती है कि मेरा भी यही हाल है। फिर कांग बोलता है तो फिर तुम्हारा भी अच्छा गया। फिर कांग बोलता है इससे क्या हो गया है, जब बाकी लोग आसपास होते हैं तब तो इसने मुझसे कभी इतनी लंबी बात नहीं की। फिर जानवी बोलती है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जानवी तभी कहती है कांग को तुम्हें पता है ना कि कल स्कूल के बाद हमारी स्टडी हॉल नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि अगर कल स्कूल के बाद तुम बिजी नहीं हो, क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो, सिर्फ हम दोनों। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कांग थोड़ा शॉक में रहता है कि इसे अकेले में क्या बताना है मुझे। फिर कांग बोलता है कि कल या तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब नहीं है। जानवी कहती है कि मैं आज काम कर रही हूँ इसलिए मैं कल छुट्टी ले सकती हूँ। जानवी बोलती है मेरा मतलब है कि आखिरी तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मैं सोच रही थी कि जब हम बाहर मिलेंगे तो मैं तुम्हारे यह एहसान चुका दूंगी। कांग सोचता है अगर मैंने इसके लिए हाँ कर दिया तो हमारे बीच कुछ ना कुछ बदल जाएगा, चाहे मुझे वो पसंद आए या ना आए। कांग कहता है कि क्या मैं यह कह पाऊंगा, बात स्कूल की नहीं है और हम दोनों अकेले होंगे। उस सिचुएशन में भी क्या करूंगा। क्या होगा अगर उसने सोचा कि मैं बोरिंग हूँ, या फिर क्या होगा अगर उसके बाद हमारे बीच और भी अजीब लगने लगा तो सब कुछ पहले जैसा ही क्यों नहीं हो सकता। कांग घबराते हुए जानवी से कहता है कि कल मेरा फैमिली डिनर है, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा। जानवी मुझे माफ कर देना, पर क्या होगा अगर सिर्फ मैं ही अकेले हूँ जो इस बात से ठीक है कि चीजें जैसी है वैसी ही रहे। और जानवी क्या सोचती है या क्या चाहती है उसका क्या। तभी कांग का फ्रेंड आता है। यो कांग, मैंने तुम्हें जानवी बैंक को बातचीत जैसे ही किसी चीज में लगे हुए देखा, तो आखिरकार तुम्हारी उससे बातचीत जम रही है ना। मेरा मतलब है तुम दोनों एक दूसरे के सामने कुछ ज्यादा ही अजीब बात करते रहते हो आजकल। कभी कान के दिमाग में जानवी की वही बात याद आती है। अरे नहीं, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, अगली बार सही तक मिलेंगे फिर कांग बोलता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। तभी कांग का फ्रेंड बोलता है ये क्या चल रहा है, एग्जाम खराब हो गया क्या तेरा, या कुछ और बात है, बोलना मुझसे। दूसरी तरफ जानवी को दिखाया जाता है जो स्कूल के बाहर निकलती है और हे राम जी बोलती है। जानवी बोलती है कि मैं आज छाता लाना भूल ही गई। तभी जानवी की फ्रेंड उसके पीछे आके कहती है कि अरे यह तो नई बात है, तुम तो हमेशा अपने छाते को ऐसे संभाल के रखती है जैसे कोई तुम्हारा बच्चा हो। तभी जानवी बोलती है कि मैं क्या कहूँ। दूसरी तरफ हमें कांग को दिखाया जाता है जो अपने आप को गधा बोल रहा होता है। यही बात अपनी बड़ी बहन को कांग बता रहा होता है और उसकी बहन बोलती है कि चलो मुझे खुशी हुई तुम्हें पता है। फिर कांग की बहन बोलती है कोई 18 साल का इंसान भला वॉशिंग मशीन चलाना कैसे नहीं जान सकता।
मैं तो सोच भी नहीं सकती कि जब मम्मी पापा वापस आएंगे तो घर का क्या हाल होगा। फिर कान की सिस्टर फिर बोलती है, तुम्हें लगता है कि कल तुम खुद से सुबह जल्दी उठ जाओगे या तुम्हारी भतीजी को भेजना पड़ेगा तुम्हें उठाने के लिए। फिर कांग अपनी सिस्टर को बोलता है कि तुम बहुत ही हार्टलेस हो। फिर कांग की बहन बोलती है कि खैर कुछ खा लेना और किसी मुसीबत में मत पड़ना। फिर कांग बोलता है ठीक है। फिर कांग सोफा से फिसलते हुए कहता है कि फैमिली डिनर की ऐसी की तैसी, मम्मी पापा बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और बड़ी बहन अलग रहती है। फिर कांग जानवी के बारे में सोचता है, क्यों न कांग तुम उसे मना करने के लिए ऐसी छोटी कहानियां कैसे बना सकते हो यार। उसने यह बात छेड़ने के लिए अपनी पूरी हिम्मत लगा दी होगी। ठीक है, कल जब मैं स्कूल जाऊंगा तो उससे पहले उसी से बात करूंगा, चाहे जो हो जाए। मुझे जानवी बैंक को डेट के लिए पूछना ही होगा। मेरा डिनर का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। फिर कांग क्लासरूम में आके कहता है कि तो फिर हम दोनों। कांग कहता है कि वह क्यों नहीं आ रही, मुझे उससे बात करनी है। तभी एक लड़की आते हैं, क्यों न उठ जाओ, बहुत बड़ी खबर है। क्यों न बोलता है, क्या बताना है। फिर लड़की बोलती है, यार मैंने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया है, जरा अपनी कॉपी देना छापने के लिए। शेयरिंग इज केयरिंग भाई। फिर कांग अपनी कॉपी को उस लड़की को देते हुए बहुत ही अजीब मुंह बना के देता है। फिर कांग उस लड़की से कहता कि तुम हमेशा मेरी कॉपी इतनी शिद्दत से क्यों छापती हो। उससे अच्छा सीधे आंसर शीट से ही छापना ज्यादा आसान नहीं होता क्यों। फिर लड़की बोलती है, भाई उसके लिए भी तो थोड़ा दिमाग होना चाहिए। भाई अगर मैंने जैसा डब्बा दिमाग हो तो यह भी नहीं समझ आता कि आंसर शीट से छापना क्या है, बताओ। बात खत्म। लड़की बोलती है कि आज के लिए तुम अपनी कॉपी मुझे दे दे क्योंकि आज जानवी नहीं आई है। कांग पूछता है कि जानवी आज क्यों नहीं आई, मुझे पता नहीं है, बताओ। लड़की बताती है कि मुझे लगता है कि काम करते समय उसके सिर पर बियर की बोतली का बॉक्स गिर गया था। उसके सिर में बहुत भयानक दर्द था, इसलिए वह स्कूल नहीं आ पाई। मैं स्कूल के बाद उससे मिलने जाऊंगी। फिर कांग कहता है, लेकिन वो तो अकेले रहती है, क्या ऐसा अकेले रहना उसके लिए ठीक है। फिर लड़की कहती है, अरे वाह, यह तो नई बात पता चली, तुझे कैसे मालूम है कि वो अकेली रहती है। फिर लड़की कांग से कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के सामने बड़े अजीब से हो जाते हो, मुझे लगा तुम्हें उसके बारे में सब पता होगा। फिर लड़की बोलती है, सॉरी, ये ले। लड़की फिर कांग से बोलती है, वैसे मैंने थोड़ी देर पहले से फोन किया था। उसने फोन उठाया और उसकी आवाज से तो वो बिल्कुल ठीक लग रही है। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जानवी बैंक लगातार 2 हफ्तों से एब्सेंट थी यार। और इसी बीच मुझे जो पता चला है ना, तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जो कान फोन में लड़की से बात कर रहा होता है। फिर लड़की कहती है, हेलो क्यों, तेरे फोन में जानवी की कोई चीज है क्या, तो दोनों की कोई फोटो जैसी कुछ भी। फिर कान कहता है तू ऐसा क्यों पूछ रही है, तूने सुना है ना कि एक्सीडेंट में उसके सिर पर चोट लगी थी। असल बात तो यह है कि लड़की बोलती है कांग से कि वो जब सुबह सो के उठी तो पिछले साल की पूरी कोई बात याद नहीं थी। स्कूल के पहले साल की उसकी सारी यादें गायब हो चुकी है। यह सुनने के बाद तो कांग तो पूरा शॉक में हो जाता है। दूसरे दिन कांग जानवी के सामने आता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है, क्या तुम्हें कांग याद है। फिर जानवी बोलती है, क्या यह युग सोन का दोस्त नहीं है, मैंने इसे अपनी क्लास में देखा है। फिर जानवी कहती है, क्या हमारे बीच कोई ऐसी जरूरी बात थी जो मुझे पता नहीं होनी चाहिए। फिर कांग सोचता है कि वह अब जानवी पैक नहीं रही जो मुझे पसंद किया करती थी। हम दोनों बिल्कुल अजनबियों जैसे थे क्योंकि अब हमारे बीच ऐसा कुछ बचा ही नहीं था। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ कांग धूप में छाता खोल रहा था। लड़के इसे देख के बोल रहे थे, क्या यह पागल है। पीछे लड़के जो खड़े रहते हैं वो बोलते हैं, वह उस छाते के साथ क्या कर रहा है।
पीछे से ब्लू शर्ट वाला लड़का बोलता है यह तो बहुत ही एम्बैरेसमेंट हो जा रहा है। पीछे से लड़के लोग बोलते हैं कि क्यों ना भाई, तो ये पूरी तरह से पागल हो गया है। कांग कहता है कि जब तक हो सकता था उस प्यार का मैंने पूरा मजा लिया, अब तो एक डरपोक की तरह भाग गया और अब सब कुछ ठीक करने की बात कर रहा है। कांग कहता है लेकिन मैं वापस आने में बहुत देर कर चुका हूँ। कांग जानवी के बारे में सोच के बोलता है अब वो जानवी बैंक कहीं नहीं मिल रही जो मुझे इतना पसंद किया करती है। फिर कांग कहता है कि अब बस मैं ही अकेला बच गया हूँ जिसका दिल आज भी सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। अब समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूँगा। जानवी तभी क्यों कांग का नाम लेती है। फिर कांग सर घुमा के जानवी बैंक की तरफ देखता है। हमें दिखाया गया है कि जानवी बैंक क्यों कांग को पसंद करती थी, लेकिन वो किसी दूसरी दुनिया में वो पसंद करती थी कांग को। कांग बोलता है सच में मुझे वो पसंद करती थी। फिर कांग कहता है मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझे पसंद करने लगी, लेकिन उसने किया। पिछले मार्च से लेकर अब तक वो मुझे पसंद करती रही। कांग कहता है कि फीलिंग दोनों तरफ से थी। फिर कांग कहता है और ना जाने क्यों वो सारी यादें सब चली गई। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ जानवी कांग से कहती है क्या हमारे बीच कोई ऐसी जरूरी बात थी जो मुझे पता नहीं होनी चाहिए। फिर होरिम बोलती है तुम्हारे और कांग के बीच? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो था। ये बात सुनकर कांग शॉक में हो जाता है। फिर होरिम कहती है कि मेरा मतलब है मैंने यह देखने की कोशिश की थी कि क्या मुझे कुछ और भी मिल सकता है। फिर होरिम और बोलती है कि पर कुछ भी नहीं मिला, ना कोई फोटो ना कोई मैसेज, और जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों कभी अकेले भी घूमने नहीं गए। होरिम फिर कहती है कुछ भी नहीं है, तुम दोनों के बीच रत्ती भर भी कुछ नहीं है। फिर जानवी हाथ को अपने मुंह के पास रख के बोलती है कि सच में हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। होरिम कहती है हम साथ में ग्रुप में घूमते जरूर थे पर कुछ भी नहीं था। यह सुनने के बाद कांग भी सोचता है कि हाँ मुझे पता था कि किसी को भी मालूम नहीं होगा। फिर कांग अपने मन में सोचता है हम दोनों के बीच जो भी कुछ था। कांग कहता है कि हम कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहे थे। कांग सोचता है कि हमारे दोस्तों को पता चलता फिर वो क्या कहते। कांग सोचता है कि अगर होरिम होती तो वो कहती तुम्हारे बिहेव को आज क्या हुआ है, और अगर सेन ने देख लिया होता तो वो कहता हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। कांग सोचता है कि मैंने बात दोनों से इसलिए छुपाई ताकि हम उन लोगों की नजरों में ना आए जो बातें बनाते हैं। फिर कांग सोचता है कि हमें थोड़ा बहुत तो बता देना चाहिए था। किसने सोचा था कि आगे जाके कुछ ऐसा हो जाएगा। यह जानने के बाद भी मेरे तो तोते हो चुके हैं। तभी डॉन जानवी से कहता है कि तुम्हें पिछले मई से लेकर तुम्हारे एक्सीडेंट वाले दिन तक का कुछ भी याद नहीं है क्या? फिर जानवी कहती है नहीं, मुझे तो आखिरी चीज बस इस स्कूल का क्लब का इंटरव्यू देना ही याद है और मिड टर्म एग्जाम का खत्म होना ही, बस इतना तक ही याद है। जानवी फिर और कुछ बोलती है कि यानी पिछले मई से लेकर अब तक का सब कुछ पूरे एक साल का ही याद है। फिर डॉन बोलता है तो फिर इस बीच तुमने जो भी रिश्ते बनाए थे वे सब तो एक झटके में ही खत्म हो चुके हैं। फिर होरिम बोलती है तभी तो मेरी एंट्री होती है, मैं उसे उन सब लोगों से मिलवा रही हूँ जो पहले उसके दोस्त हुआ करते थे। तभी डॉन बोलता है तो फिर तुमने हम सब लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? होरिम कहती है कि डोगो चेन होयोक से जरा यहाँ आना ताकि मैं तुम्हें जानवी से मिलवा सकूं। तभी सेन बोलता है कि हम तीनों तो एक ही मिडिल स्कूल में थे, इतना भी तुमको याद नहीं होगा क्या? फिर जानवी कहती हाँ बिल्कुल याद है मुझे। तभी जानवी कहती कि तुम दोनों अपने बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम दोनों को पहले से ही जानती हूँ। तभी सेन कहता है कि हे भगवान होरिम और जानवी, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अपने इस खोए हुए साल के लिए इन पर भरोसा कर सकती हो? तभी जानवी बोलती है कि वो जो ज्यादा बोलता है वो युक्सेन है और जो गुमसुम रहता है वो टोंगो चेन है। फिर जानवी बोलती है मैं चाहकर भी इन दोनों को कभी भुला नहीं सकती।
डोंग बोलता है तुम्हें तो यह पता होगा ना कि मैं पिछले साल मेरा ट्रांसफर फिर हो गया था। तभी जानवी कहती है कि डोंगचेन तुम मेरे क्लास में हो और ओयोकसेन क्लास 5 में है। सब कुछ अच्छे से याद है मुझे। तभी होरिम कहती है कि देखा फिर मेरा तरीका कितना काम आया ना, तुम सालों को क्या लगा था। यह सुनकर तभी जानवी थोड़ी सी मुस्कुराने लगती है। फिर कांग जानवी को देख के सोचता है कि ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है, जैसे इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। चलो अच्छा ही है, हर समय डिप्रेशन में रहने से तो ये लाख गुना बेहतर है। तभी सेन कहता है ओह हाँ, एक लड़का तो अभी भी बचा है। सेन कहता है कि भाई अगर उसने साइन अप किया तो मैं भी करूंगा। सेन बोलता है कि तुमने उस लड़के का इंट्रो करवाया ना बाद में। टोन बोलता है कि वाह कितने दिनों बाद ये बात सुनने को मिली है, हाँ हाँ। होरिम कहती है अरे यार मैं तो उस लड़के के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। पिछले साल क्लब इंटरव्यू में वो जो सिरफिरा आया था ना। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है मैं इस क्लास में तभी साइन अप करूंगा अगर मेरे बगल वाली लड़की साइन करेगी। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जानवी कहती है कि मुझे अच्छे से याद है उस लड़के का नाम भी मत लो मेरे सामने। तभी जानवी होरिम को पकड़ के कहती है कि प्लीज होरिम जी, तुम्हें उन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। होरिम ठीक है बोलती है। तभी सेन कहता है कि क्यों नहीं, मेरा मतलब क्या पता यार, उन लोगों में कोई ऐसा लड़का भी हो जिसके बारे में तुम भूल चुकी हो, जैसे कोई ऐसा बंदा जिसे देखकर तुम एकदम शर्मा जाती हो। तभी जानवी कहती है कि कोई ऐसा जिसे मैं पसंद करती हूँ। कान के तो पसीने छूटने लग जाते हैं। जानवी बोलती है कि ऐसा कोई भी नहीं है। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जो किसी भी लड़के के सामने शर्मा जाए? और वैसे भी अगर मुझे कोई पसंद हो तो मुझे पक्का यकीन है कि अब तक हमारे बीच बात पड़ चुकी होती। ये सुनने के बाद कांग को पसीने आने लग जाते हैं। फिर शानवी आसमान को देखते हुए बोलती है कि चलो जो भी हो भगवान, आज का शुक्रिया कि उस एक साल में कुछ नहीं हुआ। कांग कहता है कि मुझे लगता है फिर हालत इतने खराब नहीं होते अगर इसकी जगह कोई और होता ना। हमें फिर डोंग का दिखाई जाता है जो बॉल पास कर रहा होता है कांग को। कांग सोचता है कि अगर फिर मैं ही अकेला हूँ जिसे हम दोनों के इस एहसास के बारे में पता है, और अगर जानवी बैंक अब मुझे पसंद नहीं करती तो ये तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि मैं अकेले ही ख्याली पुलाव पका रहा हूँ। तभी डोन कोन की तरफ बॉल फेंक कर बोलता है ये लो। डोन इतनी तेजी से बॉल को मारता है कि वो हवा में उड़ते हुए कांग की तरफ जाता है। बॉल काफी तेजी से बढ़ता रहता है कांग की तरफ, लेकिन कांग शानवी के बारे में सोच रहा था कि तुम मुझे पसंद करते थे पहले। तभी बॉल कांग के एकदम फेस के सामने आ जाता है, लेकिन कांग अपने मन में सोचता है कि इस बकवास पर कौन यकीन करेगा। तभी एक आवाज आती है धड़ाम। फिर कांग नीचे की तरफ देखने लगता है। नीचे देखने पर उसे अपने चश्मे में खून की एक बूंद दिखाई देती है। डॉन बोलता है कि भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। फिर डॉन बोलता है लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? कांग बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? पीछे जानवी बैंक को देखो। तुम दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम दोनों के मुंह पर कोई तेज तमाचा पड़ा हुआ है? फिर डोंग बोलता है कांग से अरे तुम्हारे नाक से तो खून बह रहा है, मेरा निशाना तुम्हारी बेचारी नाक पर लग गई, सॉरी यार। कांग बोलता है अच्छा वो अब समझा मैं। तभी हमें चांदनी की तरफ दिखाया जाता है कि उसकी भी नाक से खून निकल रहा था और उसके पास होरी आके कहती है कि तुम ठीक हो ना चांदनी? होरी उसके नाक को देख के कहती है कि तुम्हारे नाक से तो काफी खून निकल रहा है, बाप रे बाप। डोंग कांग को देख के बोलता है अरे बाप रे बाप, दोनों नाक से तो खून बह रहा है। तभी चांदनी कांग की तरफ देखती है। फिर डोंग कांग को बोलता है कि तुम दोनों को एक साथ मेडिकल रूम में जाना चाहिए। फिर हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है।
फिर हमें फार्मेसी रूम दिखाया जाता है। दोनों फार्मेसी में जाते हैं तो नर्स बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी जानवी कहती कि हमारी नाक से खून आ रहा था, इसलिए हम दोनों यहाँ आए हैं। फिर नर्स बोलती है तुम दोनों वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला है। जानवी बोलती है यस मैम। कमरा काफी साफ रहता है। साइड में कांग और जानवी को हमको दिखाया जाता है जहाँ दोनों कुर्सी पर बैठे रहते हैं। तभी कांग अपने मन में सोचता है कि ये सन्नाटा मुझे अंदर से मार रहा है, कुछ तो बोल यार। कांग जानवी की ओर चोरी छुपे उसको देखता है। जानवी अपने बालों को एक तरफ ठीक कर रही थी। जानवी तभी बोलती है लगता है खून आना अब बंद हो चुका है। कांग फिर सोचता है अब जानवी जब वो मेरे साथ होती है तो वो पहले की तरह शर्माती नहीं है और अब उसे मेरे सामने अपना बिना मेकअप का चेहरा दिखाने में भी कोई झिझक नहीं होती। अब जब हम इस तरह अकेले हैं तो मैं साफ तौर पर ये फर्क महसूस कर सकता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो ये थोड़ा ज्यादा ही चौंकाने वाला है। कांग तो काफी घबरा रहा होता है कि जानवी उसकी बाजू में बैठी है। तभी जानवी उसको नोटिस कर लेती है। तब जानवी क्यों कांग का नाम लेकर पूछती है क्या हमारे बीच कुछ अनजाने में कोई लड़ाई हुई थी क्या। मेरा मतलब है सब मुझसे बार बार कह रहे हैं कि हमारे बीच सब कुछ बहुत ही अजीब था और ये भी कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ था ही नहीं है। अगर हम वाकई एक दूसरे से दूर हो रहे थे तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। लेकिन फिर अगर मैं पुरानी बातों को याद करूं तो मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं थी। बल्कि सच तो इसके बिल्कुल उल्टा था। मुझे लगता है कि मैं तो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। फिर जानवी कहती है खैर जो भी हो। तभी जानवी कांग को अचानक से पूछती है क्या हमारे बीच वाकई में कुछ चल रहा था। ये सुनने के बाद कांग तो एकदम शॉक में हो जाता है। तभी जानवी उसको हेलो बोल के जगाती है। कांग होश में तभी आता, फिर जानवी से कहता है वो तो पहले बात तो ये कि वो कोई लड़ाई नहीं थी, कभी नहीं। यहाँ तक कि हमारे बीच कोई बहस भी नहीं हुई थी। असल में तो उनकी बात पूरी नहीं होती है तभी नर्स चिल्लाती है बच्चों अब मेरा काम हो चुका है, तुम आ जाओ। फिर जानवी कांग को जाते हुए कहती है कि चलो अब हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है तो फिर चलते हैं। तभी हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांग बात कर रहा होता अपने आप से कि शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, अभी बहुत वक्त है और मुझे पता चल गया कि कम से कम मैं उसके लिए कोई अजनबी तो नहीं हूँ। तो अब मुझे सोचना चाहिए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। ये तो पहले की तरह हाथ पर हाथ धरे चुपचाप नहीं बैठ सकता। अगर उसे अपनी फीलिंग बताना सही नहीं है तो फिर एक पक्के दोस्त बनने के बारे में क्या ख्याल है। पर यार वो करो कैसे। यही बात सोचते हुए कांग बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है। सामने से फिर सांग आ जाता है और फिर बोलता है क्यों ना कांग तुम यहाँ क्या कर रही हो। यह सुन के कांग अचानक से डर जाता है और कहता है अरे बाप रे बाप, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी कांग कहता है सांग याजू, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। सांग कांग से पूछता है क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, वरना तुम ऐसे अचानक चौंक क्यों जाते। फिर सांग कहता है कि तुम जानवी के साथ मेडिकल रूम गए थे ना। फिर कांग बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला। फिर सांग बताता है कि मैं वहीं बेड पर लेटा हुआ था। हमें फिर थोड़ी देर पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ सांग बेड पर लेटा हुआ था। फिर सांग कांग से पूछता है वैसे जानवी आज स्कूल आई है ना। मैं बस यही सोच रहा था कि वो अब वापस आएगी। मेरा मतलब है मैंने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना है पर उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी। कांग बोलता है सच में क्या उसका पुराना फोन खराब हो गया है। उसने नए फोन के लिए नया नंबर लिया है, क्या उसने तुम्हें वो नंबर दिया है। सांग बोलता है हाँ, तो उसके पुराने फोन के साथ वो बात हुई थी।
फिर सांग बोलता है मुझे लगता है कि उसने कहा था कि उसने वो पुराना फोन फेंक दिया है, पक्का नहीं है। वो अपने दोस्तों से पूछ रही है और बात कर रही है कि पहले क्या क्या हुआ था। सांग फिर बोलता है मेरा मतलब है उसे हाई स्कूल में जो कुछ भी हुआ था उसमें उससे ज्यादातर चीजें याद नहीं आ रही है इसलिए। सांग पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे कुछ याद नहीं है। कांग बताता है क्या वो सिर्फ एक छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था। कांग सोचता है क्या वह जानवी के काफी करीब नहीं था। कांग सांग से कहता है कि चांदवी बैंक ने एक्सीडेंट में अपने पूरे 1 साल की याददाश्त खो दी है। यह सुनते ही सांग अपना सर पकड़ लेता है, अपना हुडी को फिर नीचे करता है। फिर सांग कहता है कि वो तो बकवास बात सच थी। फिर सांग कहता है कि 1 साल तो इसका मतलब हाई स्कूल के पहले साल से लेकर अब तक की बातें, और उसका पुराना फोन भी चला गया। सांग अपना सिर पकड़ लेता है, तभी कांग पूछता है ए तुम्हें क्या हो गया, ठीक हो तुम। सांग कहता है क्योंकि मुझे इसमें अपनी खुद की छवि दिखाई देती है। सांग कहता है हद तेरी के ऐसा कुछ क्यों हो गया। कांग कहता है ऐसा यूं कि अभी के रिएक्शन को देखकर तो अजीब लग रहा है। सांग कहता है उसने मुझसे वादा किया था कि मिड टर्म एग्जाम के बाद मुझे जवाब देगी। यह सुनते ही कांग तो काफी शॉक में चला जाता है, क्या चांदवी। कांग सोचता है सांग के अंदर चांदवी के लिए फीलिंग थी और ये चांदवी को पसंद भी करता है। कांग फिर अपने मन में सोचता है चलो खैर कोई बात नहीं, चांदवी बैंक इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं है। अरे रुको, वो अब मुझे पसंद नहीं करती है। कांग फिर सोचता है चलो फिर अब मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, और सांग्यू उसका दिल जीतने के लिए वो करता है, उसको जो करना है करने दो। कांग बोलता है अब तो सीरियस ही होना पड़ेगा। सांग कहता है पहली बात तो उसका और मेरा कोई मुलाकात ही नहीं हुआ है। मैंने चांदनी को बता दिया था कि उसे मैं पसंद करता हूँ। कांग सोचता है कि वह चांदनी के काफी करीब था और बच्चों में काफी पॉपुलर, और उसने दिल की बात कह दी। सांग कहता है तो फिर मुझे पूरा यकीन है। सांग बोलता है कि चांदनी ने भी कहा था मुझे कि वो मुझे पसंद करती है। यार हम दोनों बस एक दूसरे को डेट करने ही वाले थे। यह सुनते ही कांग तो काफी हैरान हो जाता है, ये और चांदनी एक दूसरे को पसंद करते थे। ये सुनने के बाद कांग तो एकदम मूर्ति बन जाता है, समझ नहीं आता वो क्या करे।